दोस्तों, एक 27 वर्षीय विवाहित महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रयागराज के महाकुंभ स्नान करने जाती है। किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और वह भी कौन? एक विवाहित महिला। कोई लड़की नहीं थी। और शादी के 2 साल होने के बाद वह महाकुंभ स्नान करने जाती है, नहाने जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ। और इसके बाद जब शाम होता है, शाम से जब रात होता है, रात में ये दोनों एक होटल में जाते हैं। वहाँ पे एक रूम किराए पर लेते हैं, एक कमरा लेते हैं। और कमरा लेने के बाद पूरी रात ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर यूँ कहें कि पूरी तरीके से ये दोनों अपने काम वासना को तृप्त करने का काम करते हैं। और उससे भी जब मन नहीं भरता है, तब वो महिला अपने बॉयफ्रेंड को लेके अपने ससुराल चले जाती है, अपने घर चले जाती है। और वहाँ पे भी इसी घटना को पूरे तरीके से अंजाम देती है। मामले का खुलासा तब हुआ जब उस महिला को उसके ही बॉयफ्रेंड के साथ उसके ही कमरे में उसकी सास ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही इस बात की जानकारी उसके पति को होती है, उसके पति के द्वारा उस महिला के साथ जो किया जाता है, उस घटना को जानने के बाद से आपकी रूह कांप जाएगी। और दोस्तों, एक अत्यंत ही दुखद और भाव कर देने वाली घटना है। आधुनिकता के दौर में कैसे महिलाएं किसी के भावनाओं और विश्वास के साथ खेल जाती है, आज की यह घटना उसी बात को सही अर्थों में चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, यकीन मानिए, आज की इस घटना को आप सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाएंगे और आप यह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। और उस मेले से लगातार निरंतर कुछ न कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं रोज निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। जौनपुर में 27 वर्षीय पूजा अपने सास ससुर के साथ रहती थी। और उसके जो पति थे, जिनका नाम दिवाकर था, वो बीएसएफ में नौकरी करते थे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ मेला लगा हुआ था। जैसा कि सब लोग जानते हैं, 144 साल के बाद वहाँ पे एक बड़ा आयोजन हुआ है। एक तरह से यूँ कहें कि सनातन धर्म के लोग वहाँ पे देश विदेश से ही पहुँच रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों की वहाँ पे एंट्री हो रही है। और इसी बीच पूजा अपने पति को, दिवाकर को फ़ोन करती है। और फ़ोन करने के बाद कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाइए। मैं चाहती हूँ कि जाके मैं भी महाकुंभ स्नान कराऊं। तब दिवाकर फ़ोन पर अपने पत्नी से कहता है, क्योंकि मुझे छुट्टी मिल नहीं रही है, अच्छा यह रहेगा कि अपने मायके से किसी को बुला लो और उसके साथ ही महाकुंभ स्नान करके चले जाओ। लेकिन वहाँ जाने से पहले माँ से बात कर लेना। जैसे ही माँ की बात आती है, अब तुरंत ही उसके दिमाग में अचानक एक बात आती है। वह अनायास ही अपने मन में यह सोच लेती है कि क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बुला लिया जाए। और मौका अच्छा है, हम राहुल के साथ वहाँ पे जाएंगे, पूरी तरीके से अय्याशी करेंगे और उसके बाद फिर वापस घर आ जाएंगे। उसके दिमाग में एक अलग ही प्रकार की रणनीति चलने लगती है। वो तुरंत राहुल को फ़ोन करती है और राहुल को कहती है कि राहुल, मौका अच्छा है, मैं चाहती हूँ, दिवाकर भी नहीं है, दिवाकर की भी पोस्टिंग देहरादून हो गई है, वो भी अभी आने वाला है ही नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि तुम ही आ जाओ यहाँ पे। तब राहुल कहता है, पागल हुई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे ससुराल जाऊंगा और इस बात की जानकारी तुम्हारे पति को होगी, तब फिर क्या होगा? उस तब पूजा कहती है, मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। तब वो अपनी माँ से, अपनी सास से बात करती है और कहती है कि मैंने मायके बात कर लिया है, वहाँ दूर के रिश्ते में लगने वाली एक मेरा मौसेरा भाई है, मैं उसको कॉल क्यों, उसका नाम राहुल है, वो भी जा रहा है, तो मैं उसको सोचती हूँ कि बुला लूँ और हम दोनों साथ ही चले जाएंगे। क्योंकि एक सुखद संयोग बन रहा है, 144 साल के बाद लोग वहाँ पर जा रहे हैं और सब लोग, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से कि लोग नहीं गए हों। तब उसकी माँ कहती है कि बहू, मुझे भी तो जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पिता हार्ट के मरीज हैं, इनके पास भी रहना जरूरी है, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगी। उसकी माँ शुरुआत में तो कहती है
मना ही करती है, लेकिन जब उसकी वह तरीके से जिद पे अड़ जाती है तब सास कहती है कि ठीक है वह बहू, जब अगर तुम कह ही रही हो तो फिर चले जाओ, तुम भी घूम के आ जाओ। फिर वो अगले ही पल राहुल को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहती है कि मौका बहुत अच्छा है, अनुमति भी मिल गई है। तुम जब आना तो मेरा बॉयफ्रेंड बन के नहीं, मेरा प्रेमी बन के नहीं, बल्कि मेरा भाई बन के मेरे घर आना। जैसे ही ये बात राहुल सुनता है तो राहुल कहता है, अरे यार, तुम मुझे मरवाओगी क्या? ऐसा कैसे होता है? मैं तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ? पूजा कहती है, औरों के नज़र में यूं मेरे सास ससुर के नज़र में तुम कुछ देर के लिए भाई बन जाओ, इसके बाद तो फिर हम लोग प्रयागराज जब जाएंगे और वहाँ जा के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो तो बाद की बात है। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं से मेरे सास को या फिर मेरे ससुर को इस बात का पता नहीं चल जाए कि तुम मेरे भाई नहीं हो। तब राहुल बोलता है, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कहीं से इस बात की जानकारी किसी को नहीं होगी कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। 8 बजे के आसपास कल होके उसका जो बॉयफ्रेंड था, मतलब सो कॉल सो भाई था, वो पूजा के ससुराल पहुंच जाता है, पूजा के घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां के लोगों से मिलने जुलने के बाद वो सीधा पूजा के कमरे में जाता है। और जब पूजा के कमरे में जाता है और पूजा से कहता है, बहन तुम इतनी लेट कर रही हो, अब यहाँ से तुरंत निकलना है, ज़्यादा देर अगर करोगी तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। जैसे ही यह बात उसकी सास सुनती है तो उसकी सास कहती है कि क्या हुआ, अपनी बहन के घर अभी अभी जस्ट आए हो और तुरंत कह रहे हो कि आपको जाना ही है, थोड़ी देर रुको, नाश्ता पानी करो, उसके बाद जाना। फाइनली आधा घंटा राहुल वहाँ पे और रुकता है। दोनों ने जो प्लान तैयार किया था, इन दोनों ने जो भाई बहन का रोल निभाया था, उनके उस कलाकारी को देख के कोई यही कहता कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, ये दोनों भाई और बहन ही हैं। जब पूरी तरीके से उसके सास ससुर भी इस बात से आश्वस्त हो गए कि नहीं, ये दोनों भाई बहन ही हैं, उसके बाद दोनों जौनपुर स्टेशन जाते हैं और जौनपुर स्टेशन जाने के बाद प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और अगले ही पल सुबह होके ये लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं। और जब प्रयागराज पहुंचते हैं और इसके बाद सुबह में संगम के तट पर जाते हैं और एक ही साथ संगम में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद ये दोनों वापस बाहर बाहर आते हैं, कुछ सामान वगैरह परचेज करते हैं, खरीदते हैं और इसके बाद फिर ये दोनों हाथ में हाथ डालकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भांति ही पूरे तरीके से वहाँ पे घूमने लगते हैं और घूमने के ही दौरान अपने अतीत के बात को याद कर रहे थे। ये दोनों अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, या फिर यूँ कहें कि जो अतीत में एक समय इन दोनों का पास्ट का रहा था, उन समय को ये दोनों आपस में बोल भी रहे थे। कभी हंस देते हैं, कभी थोड़ी सी मायूस हो जाते हैं और कभी जो भी चीज़ें इन दोनों के साथ पूर्व में घटित हुई थी उन घटनाओं को याद करके भी भावुक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट थे, काफ़ी घुल मिल गए थे और घूमने फिरने के दौरान जब शाम हुई तब ये वहाँ से एक होटल में जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्लान बन गया कि अब शाम हो गई, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और सुबह जाएंगे। अब सीधा ये लोग होटल में पहुँचते हैं और जब होटल में पहुँचते हैं तब पूजा कहती है कि राहुल, 2 कमरा हम लोग लेते हैं, एक कमरे में मैं रह लूँगी और एक में तुम रह लेना। तब राहुल कहता है, क्यों पैसे वेस्ट करना है कि हम लोग एक ही कमरे में रह लेंगे, तुम बेड पे सो जाना और मैं नीचे सो जाऊँगा। तब पूजा कहती है कि पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसे जो भी होगा वो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं अब एक शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं किसी और की अब पत्नी हो चुकी हूँ, मैं अपने पति को अंधेरे में रखना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इस बात पे फिर बाद में सहमति बन जाती है और अंत तक दोनों एक ही कमरा लेते हैं। और कमरा लेने के बाद फिर जब दोनों की एंट्री होती है एक रूम में, दोनों खाना वाना खाते हैं। शाम के समय में खाना पीना खाने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। समय और परिस्थिति का संयोग नहीं बना, नहीं तो दोनों एक होते
क्योंकि पूजा राहुल से बेइंतहा प्यार करती थी और प्यार तो राहुल भी करता था, लेकिन पूजा के जो पिता थे, जब पता किया गया राहुल के बारे में तो पता चला कि राहुल एक जॉबलेस इंसान है, एक बेरोजगार है। जो बेरोजगार लड़के के साथ हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे पूजा के पिता। और अंत तक वो अपने पसंद से एक बीएसएफ में कार्यरत लड़का जिसका नाम दीपाकर था, दीपाकर से पूजा की शादी तय कर देते हैं। इसी बीच दीपाकर का कॉल भी आता है और उस कॉल को जब पूजा पिक करती है तो मुश्किल से 25 से 30 सेकंड ही दिवाकर बात किया होगा, क्योंकि वह ड्यूटी में जा रहा था। वो जल्दीबाजी में फ़ोन रख दिया और यह बोलता है कि ठीक है, अच्छे से रहना, खाना वाना खाना और सुबह जल्दी से ट्रेन पकड़ के घर निकल जाना, क्योंकि घर में जो पिताजी हैं वो हार्ट के मरीज हैं, उनकी दवा चल रही है और माँ भी अकेली है। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तू सुबह जल्दी प्रयागराज से निकलकर जौनपुर अपने घर चली जाना। जैसे ही यह बात पूजा सुनती है, फिर वो बाय बोलती है और फ़ोन उधर से कट होता है। और इस बीच जो राहुल था, जब दिवाकर से पूजा बात कर रही थी तो जो राहुल था बड़े ही अलग दृष्टि से पूजा को देख रहा था कि अंदर एक जलन की भावना आ गई थी। ऐसा कोई भी जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जब कुछ दिन तक ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में होते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों की भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, इन दोनों का एक विश्वास भी जुड़ जाता है। और इसी वजह से कोई भी बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी गर्लफ्रेंड ये नहीं चाहता है या ये नहीं चाहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड हो, उसकी जो गर्लफ्रेंड हो, एक दूसरे के साथ वो समय दे। और ठीक वही स्थिति राहुल की भी थी। वह अब राहुल अनकंफर्ट हो गया, क्योंकि जब वह अपने पति से बात कर रही थी तो उसको लगा कि वह अपने पति से नहीं किसी और से बात कर रही है, क्योंकि अब ये दोनों विवाहित हैं तो बात तो करना उसका बनता था। इसके बाद उसके इस स्थिति को पूजा भांप गई और राहुल से कहती है कि मैं अपने पति से बात कर रही थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारे अंदर यह मायूसी क्यों है। तब राहुल कहता है क्यों मायूस होंगे मैं तो उस पल को याद कर रहा था जब हम दोनों मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया था, साथ जीने का, साथ रहने का, साथ मरने का, लेकिन समय और परिस्थिति हम दोनों के अनुकूल नहीं रही और अंततः हम दोनों को न चाहते हुए भी अलग होना पड़ा, बिछड़ना पड़ा। मैं तो उस पल को याद कर रहा हूँ, मैं तो उस वादे को याद कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है जो भी हमने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया था, जो भी हमने एक दूसरे के साथ वादे किए थे, वो सारा का सारा पल भर में टूटकर बिखर गया, क्योंकि अब तुम किसी और की अमानत हो चुकी हो। मैं अपने आप को कोसता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं तो अभागा हूँ, मैं चाहता तो शादी तुमसे भगा के भी कर लेता, लेकिन हमारी भी कुछ व्यवस्था थी। मैं भी तुम्हारे परिवार के इज्जत को मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता था और यही कारण रहा कि मैं तुझे भागने के लिए भी नहीं कहा और ना ही तुझे इस बात के लिए फोर्स किया, विवश किया। पूरी तरीके से दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के साथ अपने बीते हुए पल को याद कर रहे थे, भावुक हो रहे थे। और ये सारा कुछ बोलते बोलते राहुल की आंख भी दबाने लगा। ऐसे ही राहुल की आंख में आंसू आता है। जो पूजा थी वो तुरंत इस बात को समझ जाती है। वो राहुल के आंसू को पोंछते हुए कहती है, अरे पागल, मैं कहाँ तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो तुमसे पहले भी प्यार करती थी और अभी भी प्यार करती हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें बुलाती ही क्यों, क्योंकि जो हमारी शादी हुई है अभी शादी के मात्र 2 साल हुए हैं, अभी हमारे कोई बच्चे नहीं हुए हैं। लेकिन जो तुम्हारे साथ मेरा रिलेशन था, हम दोनों ने लगभग 7 से 8 साल एक दूसरे को दिया है। मैं भी अपने वादे को बखूबी जानती हूँ, लेकिन समय और परिस्थितियाँ हम दोनों के अनुकूल नहीं रही कि पापा ने 0 से लेकर 21 साल तक मुझे अपने घर में रखा, बड़े ही लाड प्यार से पाला और माँ की कमी फील नहीं होने दिया। वैसी स्थिति में जब पापा हमें यह कह रहे थे कि नहीं, तुम जॉब वाले लड़के से ही शादी करोगी और मैं उनके इस बात का
विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी उनके एहसान तले, उनके प्यार तले, उनके भरोसे और विश्वास के तले दबी हुई थी। और यही कारण रहा कि मैं तुम्हें छोड़ के पापा के मर्जी के दिवाकर से शादी पूरी तरीके से। ऐसा बोलते बोलते जो पूजा थी उसके भी आंसू आ गए। राहुल इस बात को भांप लिया कि अब पूजा भी पूरी तरीके से भावुक हो चुकी है। तब राहुल कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, चलो छोड़ो ना उन बातों को। इसके बाद दोनों मोबाइल फ़ोन एक लव स्टोरी वाला मूवी चला के ये दोनों देखने लगते हैं। मूवी देखने के दौरान जो राहुल था वो कभी पूजा के सर पे हाथ रख रहा था, कभी पूजा के हाथों में हाथ रख रहा था, कभी उसके शरीर को टच करने की कोशिश करता। पूजा उसके इस बात को समझ रही थी। स्टार्टिंग में 1-2 बार वो विरोध की, लेकिन उसके बाद भी जब राहुल नहीं माना तब वो इस बात के लिए सहमत हो गई और वो इस बात का विरोध नहीं करने लगी। मूवी देखने के दौरान ही पूजा को एक बार किस कर लेता है। जब पूजा को किस करता है तब पूजा इस बात का विरोध नहीं करती है। वो भी देखते देखते फिर दोबारा जब राहुल वो किस करता है तब पूजा भी उसके किस का रिप्लाई किस से ही करती है। ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और अब ये किस का सिलसिला कहाँ रुकने वाला है। दोनों किस करते करते एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पूरी तरीके से अपने अतीत को याद करके ठीक वैसे स्थिति में हो जाते हैं जैसे पहले कभी हुआ करते थे। स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए और पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ कंफर्ट होकर एक समय वो भी आ गया जब पूजा ने अपने पति के मान सम्मान और मर्यादा को तार-तार करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल के कमरे में संबंध भी बना लिया। जब एक बार पूजा संबंध बनाई उसके बाद फिर अब यह बात कहाँ रुकने वाली है। ये दोनों लगातार पूरी रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहे। जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद अब फिर इतने से भी जब मन नहीं भरा तब पूजा कहती है, तुम यहाँ से लौटोगे नहीं, तुम सीधा मेरे घर चलोगे, क्योंकि जब तुम घर नहीं जाओगे तो जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारी सास है वो पूछेगी कि तुम अकेले कैसे आ गई, तब मुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा। उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा, इसलिए अच्छा होगा कि जैसे तुम मुझे मेरे घर से लेके आए थे वैसे मुझे मेरे घर पे तुम पहुंचाने जाओ। राहुल को इसी बात का इंतज़ार था कि कब पूजा है वो यह बात कहती है कि मेरे साथ तुम मेरे घर भी चलो। अंततः ये दोनों वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने गांव, अपने घर जौनपुर चले जाते हैं और जब जौनपुर आते हैं तो जौनपुर आने के बाद ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं और उसकी माँ जो बोलती है, राहुल बेटा आ गए, कैसा रहा सफ़र, सब कुछ ठीक ठाक रहा, थक गए होगे, कुछ खाओ पियो। पूरी तरीके से राहुल का मान सम्मान हुआ क्योंकि पता था कि उसकी वह भी थकी हुई है, राहुल है वो भी थका हुआ है। उसकी माँ जाकर चाय बनाती है, राहुल चाय पीता है और चाय पीने के बाद जल्द ही दोनों आते जाते। जब शाम हो गया था, लगभग 7 बज चुके थे, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि जब तुम अपनी बहन के घर आए हो तो ये घर भी तुम्हारा ही है, इस घर को भी अपना ही समझो और यहाँ पे 1-2 दिन रुको। जब 1-2 दिन रुकोगे यहाँ के लोगों को जानोगे, पहचानोगे, क्योंकि दिवाकर का भी फ़ोन आएगा, उसे भी बात करना। जब पूरी तरीके से यह बात उसकी सास कहती है तब राहुल को भी लगा कि चलो मेरी तो लॉटरी ही लग गई। अब वो सोचने लगा क्यों ना यहाँ पर ही 2-3 दिन और रुक लिया जाए। रात होता है, खाना वाना सब लोग खाते पीते हैं। खाना पीना खाने के बाद जो उसकी सास होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। जो उसके ससुर जी थे जो कि हार्ट के पेशेंट हैं वो भी एक कमरे में सो रहे थे और इस बीच पूजा भी अपने कमरे में चली जाती है और जो राहुल होता है, राहुल के लिए भी एक कमरा दे दिया जाता है और राहुल को भी खाना पीना खाने के बाद उस कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन जब 11:30 बज गए, जब पूरी तरीके से सब लोग सो गए, तब इन दोनों ने शुरू में ही प्लान तैयार था कि जब सब लोग सो जाएंगे तब पूजा के कमरे में राहुल जाएगा और ठीक वैसा ही वो राहुल करता है।
जब वो इस बात से आश्वस्त हो गया कि पूजा की जो सास थी वो सो गई, तब राहुल अपने बेड पर से उठ के सीधा पूजा के कमरे में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद जो उन दोनों का खेल है, जो खेल उन दोनों ने संगम नहाने के दौरान होटल में किया था, वही खेल पूजा के कमरे में फिर से ये दोनों आपस में प्रारंभ कर देते हैं। इस बीच दोनों के मादक सिसकियों की आवाज़, या फिर यूँ कहें कि संबंध बनाने के दौरान जो आवाज़ें निकल रही थी, उस आवाज़ को जब उसकी, चूँकि रात का समय था, आवाज़ रात में भी दूर जाता है। जब उसकी सास के कानों तक की आवाज़ पहुँचती है, तुरंत ही उसका नींद टूट जाता है। और जब वह अगले ही पल उस कमरे में जाती है जिस कमरे में राहुल सोया हुआ था, तो वहाँ पे राहुल था ही नहीं। तब वहाँ से वह अपने बहू के कमरे की ओर, पूजा के कमरे में की ओर, और जब पूजा के कमरे की ओर जाती है तो पूजा के कमरे से संबंध बनाने के दौरान जिस तरीके का आवाज़ निकल के आ रहा था, वही आवाज़ को उसकी सास अनुभव करती है। ये आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि पूजा और राहुल का ही आवाज़ था। और जो आवाज़ आ रही थी, पलंग हिलने के दौरान जिस तरीके का आवाज़ आता है, वही आवाज़ उसके कमरे से भी आ रहा था। तो जो उसकी सास थी, जो दिवाकर की माँ थी, वो इस बात को समझ जाती है इस कमरे में पूजा और राहुल दोनों एक साथ होकर संबंध बना रहे हैं। अगले ही पल तभी आवेश में आके दरवाज़ा बाहर से खटखटा आती है। और जब बाहर से दरवाज़ा बजाया जाता है, इस बात को जान के ये दोनों जल्दी-जल्दी अपने-अपने कपड़े पहनते हैं। और कपड़ा पहनने के बाद कुछ देर के बाद उधर से दरवाज़ा खुलता है। और जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर की स्थिति को देख के दिवाकर की माँ मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह इसकी कल्पना नहीं की थी कि उसकी बहू अपने बॉयफ्रेंड को, इस कॉल भाई को अपने कमरे में बुलाएगी और बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाएगी। तब उसकी सास कहती है कि हमने बड़ा भरोसा और विश्वास किया था तुम्हारे ऊपर, और भरोसा और विश्वास करके ही हमने तुम्हें इस बात की इजाज़त दे दी थी। तुम अपने भाई के साथ चले जाओ, और तुमको शर्म नहीं आती है? अपने आप को भाई कहते हो कि मैं पूजा का भाई हूँ। कैसे भाई हो? पूजा को भी काफ़ी भला बुरा बोलती है और यह भी कहती है कि तुमने हमारे परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दिया, तुमने दिवाकर को धोखा दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की गंदी हरकत करते हुए तुम्हें अगर यही करना था तो तुम दिवाकर के साथ शादी क्यों की? पूरी तरीके से अपने बहू को जितना हो पाया वो सुनाई, और इसके बाद फिर वो एक जगह बैठ के रोने लगी। उसको रोते हुए देख के जो उसके ससुर थे वो भी जग गए। पूजा थी, वो अपने सास के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि माँ जी, ये मेरी आखिरी गलती थी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसकी सास कहती है, और माफ़ी तुझे मैं नहीं दूँगी, तुम्हें अगर माफ़ी मांगना ही होगा तो अपने पति दिवाकर से मांगना। अब वो दिवाकर को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद सारे घटना की जानकारी देती है। तब दिवाकर कहता है, मैं 2 दिन में छुट्टी लेकर जितना जल्दी हो सकता हूँ मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि पूजा आखिर क्या चाहती है, वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। 2 दिन के बाद फिर दिवाकर वह अपने घर आता है, और घर आने के बाद सीधा पूजा के कमरे में पहुंचता है और पूजा को अपने पास बुलाता है। और बुलाने के बाद कहता है, पूजा, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, तुम्हारे मैंने कितना विश्वास किया था, हमने तुमको क्या नहीं दिया, दुनिया की कौन सी ऐसी खुशी नहीं थी जो मैंने तुम्हें नहीं दिया। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, और इन 2 साल के अंदर में ही हम पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से खुशी का अनुभूति कर रहे थे कि मुझे चाँद से भी सुंदर पत्नी मिली है। और मैं यह सोच रहा था कि मैं दुनिया का एक ऐसा भाग्यशाली इंसान हूँ जो मुझे पत्नी के रूप में तुम जैसी लड़की मिली। मैं फूले नहीं समा रहा था, मैं अपने दोस्तों में भी इस बात के लिए कह रहा था कि हमारी पत्नी चाँद से भी सुंदर है, जो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें लेकर गौरवान्वित हो रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमारे मान को और हमारे नाम को, हमारे इज्जत और सम्मान के साथ इस परिवार के, स्कूल और ख़ानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। पूजा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया।
जैसे जैसे ही यह बात दिवाकर पूजा से कहता है, पूजा अगले ही पल दिवाकर के पैर में गिरती है और गिरने के बाद कहती है कि मुझसे एक गलती हो गई है। राहुल मेरे कॉलेज का ही प्यार है और राहुल से मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ और राहुल भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। मैंने अपने परिवार की इज्जत को, परिवार के मान और सम्मान के साथ कुल और ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए भी मैं पापा की बात को मान ली और अंततः मजबूर में विवश होकर तुमसे शादी के लिए हाँ की। जैसे ही बात दिवाकर सुनता है वो कहता है, वाह वाह, तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, ये सब कुछ तुम्हारा है और मेरा मान और मेरा इज्जत, मेरा सम्मान कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, यहाँ तक कि इस घर के विश्वास और भरोसे के साथ साथ इस घर के इज्जत के भी साथ तुम खिलवाड़ कर रही थी और इसी घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंद कमरे में रंगरलियां मना रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी? आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे साफ साफ बताओ। तब पूजा कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। जैसे ही यह बात दिवाकर सुनता है वो कहता है कि सबने अपना अपना काम किया, अब जो बचा खुचा काम रह गया है वो अब मैं करूँगा। जैसे ही यह बात आवेश में आके दिवाकर बोलता है, अब वहाँ के लोगों को, जो भी जमा हो गए थे परिवार के लोग, उनको लगा कि अब राहुल को और पूजा को कहीं ना कहीं दिवाकर पीटने वाला है, मारने वाला है। अब राहुल जैसे ही अपनी ओर दिवाकर को आते हुए देखता है वह हाथ जोड़ लेता है। तब दिवाकर बोलता है, अरे यार, मैं तुम्हें क्यों मारूं, मैं तुम्हें क्यों कुछ बोलूं जब अपना ही सिक्का खोटा है। इसके बाद वह थोड़ी देर शांत रहता है और शांत होने के बाद अपने आँख को बंद करता है और वहीं पे बैठता है और अचानक 2-3 मिनट के बाद फिर से उठता है और पूजा का हाथ राहुल के हाथ में दे के कहता है पूजा से कि पूजा, जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, आज से तुम्हें मैं अपने रिश्ते से आज़ाद करता हूँ, तुम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। अब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, शादी करो, जो भी करना है करो, आज से तुम हमारे लिए कोई नहीं हो, आज से मैं अपना सारा रिश्ता नाता तुमसे ख़त्म करता हूँ। जैसे ही ये बात पूजा सुनती है वो दिवाकर के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो दिवाकर, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं बहकावे में बह गई, मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा क्योंकि कहीं न कहीं हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह चुके थे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी। तब दिवाकर कहता है, अब जब मैंने तुम्हें एक बार अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया तो आज़ाद कर दिया, अब तुम जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और उसी समय राहुल और पूजा को वहाँ से यह कह के घर से बाहर कर दिया कि अब दोबारा इस घर में लौट के मत आना और स्मरण रहे फिर दोबारा यह गलती तुम दोनों किसी से ना हो। इतना कहने के बाद वो वापस अपने कमरे में चला जाता है और इधर राहुल और पूजा भी विवश होकर वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आघात करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको इस बात का एहसास भी कराना है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, हम अपने रिश्ता को पूरी वफादारी के साथ निभाएं। क्योंकि अगर हम अपनी रिश्ता को वफादारी के साथ नहीं निभाएंगे, किसी के भावनाओं के साथ और किसी के विश्वास के साथ हम हमेशा खेलते रहेंगे तो फिर कोई किसी के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करेगा और ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है? अपने कलेजे पर पत्थर रख के जो निर्णय लिया, क्या वह निर्णय सही था? उस निर्णय को लेके आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।